हेलो दोस्तों, फर्स्ट यूनिट आपने अच्छे प्रकार से पढ़ लिया है। अब इस वीडियो में हम सेकंड यूनिट को लेकर के बात करने वाले हैं और डिटेल में उतने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ेंगे कि आपके एग्जाम में अच्छा स्कोर हो जाए और इस यूनिट में से पूछे जा सकने वाले सभी महत्वपूर्ण टॉपिक्स के कॉन्सेप्ट आपके अच्छे से क्लियर हो जाए। सेकंड पेपर का सेकंड यूनिट है विविध परंपराओं में शिक्षा की अवधारणा, जो कि 14 नंबर का यूनिट है। निबंधात्मक प्रश्न 2-3 यहाँ से बनेंगे और छोटे प्रश्न भी एक आध बन सकते हैं, तो आपको उसी के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी को अच्छे प्रकार से करना है। 6 नंबर का निबंधात्मक प्रश्न और 2 अंक का या 1 अंक का इस प्रकार से वस्तुनिष्ठ प्रश्न या लघु उत्तर वाले प्रश्न भी बन सकते हैं। अब यहाँ पर इस यूनिट में हम दो बातों को लेकर के, दो टॉपिक्स पर डिटेल डिस्कशन करने वाले, तो प्राच्य और धार्मिक परंपराओं को लेकर के बात करेंगे और एक पाश्चात्य दार्शनिक को लेकर के भी हम बात करने वाले हैं। प्राच्य और धार्मिक में वैदिक, उपनिषद, जैन, बौद्ध, इस्लामी, ईसाई आदि शिक्षाओं को लेकर के बात करेंगे, उनके शिक्षा दर्शन को लेकर के बात करेंगे। और पाश्चात्य दार्शनिकों के अंदर सुकरात, प्लेटो, अरस्तु को लेकर के हम पढ़ने वाले हैं। वैदिक शिक्षा का स्वरूप को लेकर के हम सबसे पहले बात करें तो वैदिक शिक्षा से आप जानते समझते हैं, वैदिक शिक्षा की बात आ जाएगी। पुराने समय में जो गुरुकुल वाली शिक्षा प्रणालियाँ थी, तो उनके बारे में हम बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं। बट यहाँ पर जो की पॉइंट है, जो हमें ज़रूर से ध्यान में रखने हैं, एक तो उपनयन संस्कार के बारे में हमें ध्यान रखना है कि गुरु के पास ले जाना, और आयु 5 वर्ष के बालकों को उपनयन संस्कार का क्या मतलब होता है कि गुरु के पास आश्रम में छोड़ने के लिए एक मंत्र का उच्चारण और जो एक विशेष प्रकार की जो उनकी वेशभूषा वगैरह वो धारण करना, तो मंत्रों के उच्चारण के साथ में उपनयन संस्कार किया जाता है और फिर विद्यालय में, गुरुकुल में प्रवेश दिया जाता है। पाठ्यचर्या और विधियों को लेकर के बात करें तो शिक्षा, छंद, व्याकरण, निरुक्त, कल्प, ज्योतिष आदि पढ़ाए जाते हैं वेदांग में। और विधियां श्रुति, स्मृति, मौखिक आवृत्तियों से याद करवाया जाता है। कंठस्थ करवाए जाने पे विशेष फोकस रहता है वैदिक शिक्षा में, कंठस्थ करवाए जाने पे। जैसे सर पढ़ा रहे हैं तो वो मौखिक पढ़ा रहे हैं भाई, मौखिक पढ़ा रहे हैं, और फिर जो सारे बच्चे बैठे हैं तो वो भी मौखिक ही सुन रहे हैं, समझ रहे हैं सारी बातों को, और साथ के साथ ही उनको कंठस्थ करते हुए जाना है, क्योंकि अगले दिन फिर से मौखिक वो पढ़ाएंगे और मौखिक ही कंठस्थ। तो वो शिक्षा यहाँ पर रही है, कंठस्थीकरण पर ज़्यादा फोकस रहा है। समापन और समापवर्तन उपदेश को लेकर के बात करें तो इसे दीक्षांत भाषण भी कहा जाता है। अंतिम शिक्षा सत्य बोलना, कर्तव्य पालन, माता पिता का सम्मान करना आदि शिक्षाएं इसके अंतर्गत दी जाती है। तो ये वैदिक शिक्षा की कुछ महत्वपूर्ण बातें, और बाकी जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वो हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं भाई, उनको लेकर के तो कोई ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की कोई बात नहीं है। बाकी अपन वन शॉट क्लासेस में जो अपने नोट्स वीडियोज रहेंगे तो उनमें थोड़ा सा और डिटेलिंग ऐड करेंगे। अभी आप थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए कि इस यूनिट में हमें क्या क्या बातें ध्यान में रखनी होंगी और क्या क्या चीज़ें हमें पढ़ना है, क्या सारी बातें हैं सिलेबस में, तो उनको लेकर के हम बात कर रहे हैं। उपनिषद और जैन परंपरा की शिक्षण विधियों को लेकर के हम बात करते हैं, तो उपनिषद परंपरा में पराविद्या, ध्यान, योग, तपस्या, आध्यात्मिक लक्ष्यों पर फोकस रहता है। और जो ये अपरा विद्या है, व्यवहारिक उपयोग, शारीरिक दक्षता, भौतिक लक्ष्य इसमें निर्धारित करे जाते हैं। और जैन परंपरा को लेकर के बात करें तो स्वाध्याय के 4 चरण इसमें है। पहला चरण है वाचना, या स्वयं या फिर गुरु द्वारा वाचन किया जाना। प्रश्न, अध्यापक से प्रश्न पूछना। तीसरा चरण है परिमहना, पुनरावृत्ति करके कंठस्थ करना। और चौथा चरण है इसका अनुप्रेक्षा, बार बार चिंतन, बार बार मनन करना, बार बार रिवीजन करना। और ये सारी बातें जो अपने पढ़ाई में भी लागू होती हैं, आप पढ़ लेंगे एक बार, उसको थोड़े टाइम बाद में फिर से रिवाइज करेंगे, थोड़े टाइम बाद में फिर से रिवाइज करेंगे, अपने डाउट्स को पूछेंगे, और आगे फिर उसको लगातार रिवीजन करते रहेंगे, लगातार उसकी प्रैक्टिस करते रहेंगे, तो वो अच्छे प्रकार से आपको कंठस्थ हो जाएगा, अच्छे प्रकार से आपको याद हो जाएगा। तो यही सारे 4 चरण यहाँ पर है। प्रमुख शिक्षक को लेकर के बात करते हैं तो यहाँ पर शिक्षक क्या है, आचार्य है चरित्र निर्माण के लिए, और उपाध्याय क्या है, ज्ञान प्रदाता है। तो ऐसी सारी बातें आप यहाँ ध्यान रखेंगे। इसके बाद में बौद्ध परंपरा को लेकर के बात करें तो संघ और निर्वाण की यात्रा को लेकर के हम बात करेंगे। तो 3 चरण आपको ध्यान रखने हैं यहाँ पर। पहला चरण है पूर्व योग्यता, आयु 15 वर्ष से कम होनी चाहिए और जाति वर्ण का कोई इसमें भेद नहीं किया जाता है। दूसरा चरण है प्रवेश, जिसे क्या कहते हैं, पबज्जा कहते हैं। पबज्जा संस्कार किया जाता है जिसमें शाब्दिक अर्थ है बाहर जाना, सिर मुंडवाना, पीले वस्त्र धारण करना और शपथ लेना। तो पबज्जा में ये सारी बातें ध्यान रखनी है। और अध्ययन को लेकर के हम बात करें तो छात्र श्रमण व सामनेर कहलाता है। 12 वर्ष का कठोर इसमें अध्ययन करवाया जाता है। अंतिम लक्ष्य केंद्र बिंदु क्या रहता है, निर्वाण प्राप्ति और अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण। प्रमुख शिक्षण विधियों को लेकर के बात करें तो संवाद, तर्क, मनन आदि विधियों का इसमें इस्तेमाल रहता है, आदि विधियों का इस्तेमाल करना सिखाया जाता है। इसके बाद में एक छोटा बिंदु इस्लामी शिक्षा को लेकर के भी रहता है, जिसके शिक्षा केंद्रों को लेकर के बात करें तो एक तो क्या है, मकतब है, प्राथमिक केंद्र, मस्जिद से जुड़े हुए, और खानका, दरगाह, सूफी संतों द्वारा संचालित, दान पर आधारित, ये सारी चीज़ें हैं।
और मदरसा भी उच्च शिक्षा केंद्र के। जो प्राथमिक केंद्र हैं तो उनको लेकर के बात ध्यान रखनी है और उच्च शिक्षा केंद्र मदरसा को लेकर के बात ध्यान में रखनी है। बाकी धर्मों की शिक्षा के जैसे ही यहाँ इस्लामी शिक्षा व्यवस्था में भी प्रवेश संस्कार किया जाता है, जिसको क्या कहते हैं, बिस्मिल्लाह खानी कहते हैं। सटीक आयु इसमें 4 वर्ष 4 माह और 4 दिन का बच्चा जब हो जाता है तब ये संस्कार किया जाता है। कुरान की आयतें इसमें दोहराई जाती है। अरबी फारसी वर्णमाला, नैतिक शिक्षा हेतु शेख सादी की पुस्तकें, गुलिस्ताँ और बोलस्ताँ आदि ये सिखाए जाते हैं, ये सारे काम इसमें रहते हैं। तो बेसिक कॉन्सेप्ट आपको इस्लामी शिक्षा व्यवस्था के बारे में ये सारी बातें ध्यान में रखनी है। ईसाई शिक्षण प्रणाली, यीशु की शैली को लेकर के भी महत्वपूर्ण बिंदु एक रहता है। अब इसमें देखिए, अज्ञात सारी बातें हैं, शिक्षण विधियाँ, दृष्टांत आदि के उपयोग से फिर ज्ञात फेमिलियर सारी बातों को लेकर के ये चार्ट आप ध्यान रखेंगे। सरल भाषा, मातृभाषा का उपयोग, सामान्य वस्तुएं जैसे कि बीज, परमेश्वर का वचन, नमक को चरित्र और योगदान, मोती, अनमोल बातों को लेकर के। तो इस प्रकार से भौतिक से अलौकिक की ओर जीवन को रूपांतरित किया गया है और संवाद और प्रश्नोत्तरी पर ये आधारित है और अपने जीवन पे जो दैनिक उपयोगी सामग्रियां हैं अपने परिवेश से जोड़ करके ये शिक्षा पर इनका फोकस रहा है। जैसे कि आप एग्जाम्पल देख रहे हैं, जैसे बीज को क्या बताया है, परमेश्वर का वचन बताया है, नमक को क्या बताया है, चरित्र और योगदान को यहाँ पर डिनोट किया है नमक से, मोती को क्या बताया है, अनमोल बताया है, अनमोल बातों से मोती को डिनोट किया है। तो इस प्रकार से अपने परिवेश से जुड़ी हुई वस्तुएं जिनसे बच्चा अच्छे से रिलेट कर सके और अच्छे से एग्जाम्पल से वो समझ सके, तो ऐसी सारी बातें आप यहाँ ध्यान रखेंगे ईसाई शिक्षण प्रक्रिया में। अब जैसा कि मैंने प्रवेश संस्कारों को लेकर के बताया था, तो यहाँ पर तुलना कर लेते हैं एक बार, वैदिक परंपरा की, बौद्ध परंपरा की और इस्लामी परंपरा की। संस्कार क्या है? वैदिक परंपरा का उपनयन संस्कार गुरु के पास ले जाकर के यह संस्कार करवाया जाता है। 5 वर्ष की आयु में विशेष क्या रहता है, इसमें गुरु मंत्र दिया जाता है और गुरुकुल में प्रवेश कर दिया जाता है। इसके बाद में बौद्ध परंपरा को लेकर के बात करें तो संस्कार इसका पबज्जा रहता है, बाहर जाना लेकर के। यहाँ पर 15 वर्ष से कम आयु होनी चाहिए, सिर मुंडवाना, पीले वस्त्र, सामनेर बनना। तो यहाँ जो स्टूडेंट है उसको क्या कहते हैं, सामनेर कहते हैं। इसके बाद में इस्लामी शिक्षा को लेकर के बात करें, इस्लामी परंपरा को लेकर के बात करें तो बिस्मिल्लाह खानी यहाँ पर नाम रहेगा इस संस्कार का। और ठीक जो आयु है वो क्या है, ठीक 4 वर्ष 4 माह और 4 दिन की आयु। विशेष क्या है, इसमें कुरान की आयतें पढ़ाई जाती है, रटाई जाती है और उनका दोहराव करवाया जाता है और सारी बातें हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो ये कुछ बातें आप यहाँ ध्यान रखेंगे। इसके बाद में सुकरात को लेकर के हम बात करते हैं। सुकरात का दर्शन, ज्ञान ही सद्गुण है, तो ये सुकरात का कथन है। 1 नंबर का प्रश्न ऐसा भी आ जाए कि ज्ञान ही सद्गुण है किसने कहा, तो दार्शनिक का नाम लिखिए। तो ऐसा आपके ऑप्शनल प्रश्न में आ सकता है। सुकरात के बारे में ध्यान रखें। मूल सिद्धांत इनका क्या रहा है कि ज्ञान ही सद्गुण है, ठीक करने के लिए ठीक सोचना ज़रूरी है, ठीक करने के लिए ठीक सोचना ज़रूरी है। तो ये सारी बातें हैं। अब इसमें इन्होंने क्या-क्या विधियाँ ली हैं, अंतिम उद्देश्य व्यक्ति का नैतिक उत्थान करके उन्हें चरित्रवान बनाना है। प्रश्नोत्तर विधि का इन्होंने इस्तेमाल किया है, संदेहात्मक विधि, परम सत्य पर संदेह करना, संवाद मूलक विधि है, तर्क वितर्क और संवाद के माध्यम से सिखाना, और आगमन निगमन विधि, तार्किक प्रक्रिया आदि अपनाते हुए इन्होंने शिक्षा पर जोर दिया है और बच्चे को, बालक को चरित्रवान बनाने पर इनका फोकस रहा है। ठीक करने के लिए ठीक सोचना ज़रूरी है, तो ये कथन आप इनका ध्यान रखेंगे और ज्ञान ही सद्गुण है, ये कथन भी आप ध्यान रखेंगे। अगला नाम आता है प्लेटो को लेकर के। प्लेटो की शिक्षा व्यवस्था को लेकर के हम बात करते हैं। प्लेटो दार्शनिक का नाम भी आप ज़रूर से ध्यान में रखें, आपको आगे रीट में भी ये नाम आपको टकरते रहेंगे, तो अच्छे प्रकार से आप इन पे फ़ोकस रखें। शीर्षक इसका दूसरा स्तर उच्च स्तरीय शिक्षा को लेकर के इन्होंने काम किया है, 20 से 35 वर्ष की आयु तक के लिए। और आधार क्या है, पहला स्तर इनका प्रारंभिक शिक्षा 7 से 20 वर्ष तक की आयु को लेकर के। तो इनका पहला जो स्तर है वो 7 से 20 वर्ष की आयु वालों के लिए है प्रारंभिक शिक्षा में, और 20 से 35 वर्ष के लिए इन्होंने दूसरा स्तर, ये 2 स्तर में इनकी शिक्षा रही है। और शिक्षा के मूल उद्देश्य इन्होंने क्या बताया है, आदर्श नागरिक का निर्माण करना, नैतिकता, सामाजिकता और आध्यात्मिक आध्यात्मिक विकास करना। महत्वपूर्ण तथ्यों को लेकर के बात करें तो इनकी प्रमुख पुस्तक रही है, जिसे आप ज़रूर से याद कर लें, रिपब्लिक नाम से इनकी पुस्तक रही है। और आप ये कुछ ज़रूरी बातें प्लेटो के बारे में ध्यान में रखेंगे। अरस्तू को लेकर के भी आपको ध्यान रखना है। अरस्तू दार्शनिक के 3 सोपानों को आप ध्यान रखें। पहला सोपान है 0 से 7 वर्ष वाले बच्चों के लिए, दूसरा सोपान है 7 से 14 वर्ष वाले बच्चों के लिए, तीसरा सोपान है 14 वर्ष से 21 वर्ष वालों के लिए। पहले सोपान में क्या रहता है कि घर परिवार मुख्य बिंदु, खेलना, चलना, भाषा और कहानियों पर अपनी पकड़ मजबूत करना और उनमें इंटरेस्ट जगाना, तो ये पहला सोपान है। दूसरे सोपान में राज्य के अधीन, नियंत्रण किसके अधीन है, राज्य के अधीन। मुख्य बिंदु क्या है, शारीरिक गठन इसमें आता है, व्यायाम, चित्रकारी और संगीत के अंतर्गत इनको डाला जाता है।
और तीसरे सोपान में 14 से 17 वर्ष मानसिक विकास हो पाता है, 17 से 21 वर्ष कठोर परिश्रम, सैन्य प्रशिक्षण आदि सारे काम इन 3 सोपानों में रहते हैं। मूल दर्शन इन्होंने क्या दिया है? शारीरिक कार्य मस्तिष्क को कुंठित करता है, शारीरिक कार्य मस्तिष्क को कुंठित करता है, मानसिक और शारीरिक विकास को इन्होंने पृथक्करण पर जोर दिया है। ऐसी सारी बातें आप अरस्तू के बारे में ध्यान में रखें। तो दूसरे यूनिट में हमने 3 दार्शनिकों के बारे में पढ़ा, सुकरात, प्लेटो और अरस्तू के बारे में आपको ज़रूर से बातें ध्यान में रखनी है। सुकरात का मुख्य विचार रहा ज्ञान ही सद्गुण है, प्लेटो का मुख्य विचार रहा आदर्श राज्य और फिर आदर्श नागरिक होंगे, आदर्श राज्य होगा तो आदर्श नागरिक होंगे। अरस्तू का क्या कथन रहा, मुख्य विचार क्या रहा कि मानसिक और शारीरिक ये विकास जो है इनका पृथक्करण किया जाने पर इन्होंने जोर दिया और विशेष विवरण में इनकी विधियों को लेकर के, इनकी पुस्तक को लेकर के बात आ जाती है। तो सुकरात को लेकर के आपको ध्यान रखना है, संवाद विधि, संदेहात्मक विधि और प्रश्नोत्तर विधियों पर इनका फोकस रहा। प्लेटो को लेकर के बात करते हैं तो रिपब्लिक इनकी एक पुस्तक रही है, फेमस पुस्तक प्लेटो की रिपब्लिक है। और 2 स्तर पर इन्होंने बालक के विकास के बारे में सोचा, जैसे शिक्षा के बारे में सोचा तो 7 से 20 की आयु में पहला स्तर और दूसरा स्तर इनका 20 से 35 की आयु में। इसके बाद में अरस्तु को लेकर के आपको ध्यान रखना है, शिक्षा के 3 सोपान इन्होंने बताए हैं, 0 से 7 वर्ष में, 7 से 14 वर्ष में, 14 से 21 वर्ष में। ये सारी बातें आप यहाँ ध्यान में रखेंगे। इसके बाद में बात करते हैं शिक्षा के सार्वभौमिक उद्देश्यों को लेकर के। तो आदर्श मानव कब बनेगा? जब उसका चरित्र और नैतिक नैतिक निर्माण अच्छे से हो जाएगा, सामाजिकता का विकास अच्छे से हो जाएगा, आदर्श नागरिक बन पाएगा, व्यवहारिक और जीविकोपार्जन की क्षमता उसमें विकसित हो जाएगी, आध्यात्मिक व आत्मिक विकास उसका हो जाएगा, सर्वांगीण विकास उसका हो जाएगा, तो वह आदर्श मानव बन जाएगा। और शिक्षा का सार्वभौमिक उद्देश्य यही है, इन सब का डेवलपमेंट ही शिक्षा का सार्वभौमिक उद्देश्य है। ये बिंदु किसी भी परंपरा के निबंधात्मक प्रश्न में लिखे जा सकते हैं। बौद्ध परंपरा का पूछे, ईसाई परंपरा का पूछे, इस्लामी परंपरा का पूछे, वैदिक काल के बारे में पूछे, तो इन बिंदुओं को आप ज़रूर से उसमें मेंशन करें कि बच्चों का डेवलपमेंट, उनका सर्वांगीण विकास, उनके व्यवहारिक और जीविकोपार्जन की उनमें क्षमता विकसित करना, उनके चरित्र का निर्माण, उनमें नैतिकता का निर्माण, ऐसे सारे बिंदु आप सभी परंपराओं में मेंशन करते हुए चलेंगे। जैसे 3 परंपराएं हमने मेनली पढ़ा है यहाँ पे, तो उनके अंदर इन सभी पॉइंट्स को आप मेंशन करते हुए चलेंगे। महत्वपूर्ण शब्दावली यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि एक तो वेदांग शब्द आपको ध्यान रखना है। वेदांग का क्या है? वेदों को समझने के 6 अंग, शिक्षा, छंद, व्याकरण, निरुक्त, कल्प और ज्योतिष। तो वेदांग क्या है? शिक्षा, वेदों को समझने के 6 अंग को वेदांग कहते हैं। सामनेर या फिर श्रमण, तो बौद्ध मठ में पबज्जा संस्कार के बाद प्रवेश लेने वाला नया जो शिष्य होता है वो सामनेर कहलाता है या श्रमण कहलाता है। अनेकांतवाद, तो जैन धर्म का सापेक्षतावादी सिद्धांत, हर वस्तु में अनेक गुण होते हैं, तो अनेकांतवाद उसे कहेंगे। मकतब का क्या नाम है? मकतब क्या है? तो इस्लामी प्राथमिक शिक्षा केंद्र प्राय मस्जिद से जुड़े हुए होते हैं, तो उसे मकतब कहते हैं। खानखा की बात आती है तो सूफी संतों द्वारा संचालित और दान पर आधारित शिक्षा केंद्रों को खानखा कहते हैं। अनुपरीक्षा को लेकर के अगर बात आती है तो जैन स्वाध्याय का 4था स्तर पठित विषय का बार बार मनन करना, ये अनुपरीक्षा कहलाता है। पठित विषय का बार बार मनन करना, और ये क्या है? जैन स्वाध्याय का 4था चरण। और जो 3 परंपराएं हमने पढ़ी है, अगर उनको लेकर के निबंधात्मक प्रश्न आपके आता है तो आपको इन 4 चरणों में अपने प्रश्न को सेट करना है। देखिए, पहला तो क्या रहेगा? प्रस्तावना को लेकर के, जिसमें परंपरा और उसके मूल दर्शन को परिभाषित करना है, उसकी परिभाषा लिखनी है। जैसे जैन धर्म में अहिंसा, बौद्ध में निर्वाण आदि को लेकर के फोकस किया गया, तो उनकी प्रस्तावना को लेकर के 3-4 बिंदु एक पारिभाषिक तौर पर आप लिखेंगे। फिर दूसरे चरण में आप उनके शिक्षा के केंद्र और उनके संस्कारों को लिखेंगे, जैसे सटीक संस्कार जैसे उपनयन, पबज्जा, बिस्मिल्लाह, और केंद्रों में जैसे मठ, मकतब का नाम आदि जो हमने पढ़ा अभी, तो उनको लिखेंगे परंपरा, जिसके बारे में भी अगर प्रश्न आता है तो उसके अकॉर्डिंग। और फिर तीसरे चरण में उनके शिक्षण विधियों को लिखेंगे, जिसमें विशिष्ट विधियों को उल्लेख करें, जैसे स्वाध्याय के 4 चरणों को लेकर के हमने पढ़ा, दृष्टांत विधि आदि, तो वो सारी चीज़ें आप कवर करते हुए चलेंगे। फिर चौथे चरण में आप शिक्षा के उद्देश्य लिखेंगे और निष्कर्ष लिखेंगे। सार्वभौमिक उद्देश्य है जैसे चरित्र का निर्माण, आदर्श नागरिक का उपयोग कर उत्तर समाप्त कर देंगे, जिस प्रकार से जो हमने अभी पढ़ा। देखिए, यहाँ पर जो हमने पढ़ा, तो इस प्रकार से ये शिक्षा के जो सार्वभौमिक उद्देश्य हमने पढ़े हैं, तो ये आप सभी परंपराओं में सेम ही मेंशन करेंगे, क्योंकि बालक के डेवलपमेंट के बारे में ही ओवरऑल बात होती आई है सभी परंपराओं में, तो वो आप लिखेंगे सारी बातें। तो इस प्रकार से आपके जो तीनों परंपराएं हमने पढ़ी है, बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ा, बौद्ध परंपरा के बारे में, ईसाई परंपरा के बारे में, इस्लामी परंपरा के बारे में, तो सारी परंपराओं में वैदिक जो शिक्षा है, तो उन सब में भी आप बालक के डेवलपमेंट को लेकर के, और अगर निबंधात्मक
निबंधात्मक प्रश्न इनसे रिलेटेड आता है तो इस प्रकार से उसको 4 चरणों में डिनोट करते हुए अपना आंसर लिखेंगे और इस ढांचे का आप उपयोग करेंगे तो आपको 14 नंबर सुनिश्चित हो जाएँगे। 14 नंबर का आपका ये सेकंड यूनिट है। आई होप आपने ठीक से सारी बातों को समझ लिया है। फिर भी आपका कोई सवाल रहे, कोई सुझाव रहे तो कमेंट्स में बताएँ। कमेंट रिप्लाई देकर के आपके डाउट्स को दूर करने की कोशिश रहेगी। बाकी सेकंड पेपर के बाकी सभी यूनिट्स को एक साथ देखने के लिए प्लेलिस्ट ऑप्शन पर विजिट करें। प्लेलिस्ट से आप दोस्तों सभी पेपर्स को, सभी यूनिट्स को एक साथ देख पाएँगे और अपनी तैयारी अच्छे लेवल पर कर पाएँगे। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करें ऐसे और इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।